Hello students, this is Ejaz Sir's Maths Academy, also called New Era, and I am Ansar sir. Today we have to see rise of liquid in a capillary tube of insufficient length. Insufficient length मतलब लिक्विड का लेवल बहुत ज़्यादा राइज होना चाहेगा लेकिन कैपिलरी ट्यूब की लेंथ खत्म हो जाएगी। अभी लिक्विड ये देखो कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड कहाँ तक चढ़ गया, ऊपर तक चढ़ गया और अब ट्यूब आगे है ही, कैपिलरी ट्यूब की लेंथ ऊपर खत्म होगी लेकिन लिक्विड और ऊपर बढ़ना चाहता है तो क्या होगा। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव सीन द डेरिवेशन, वी हैव फाउंड द फॉर्मूला फॉर राइज ऑफ कैपिलरी और फॉल ऑफ लिक्विड और राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब। ऑब्ट्यूस एंगल बनाने वाला जैसा मर्क्यूरी एंड ग्लास है तो उसमें लिक्विड लेवल फॉल्स डाउन, एंड ग्लास एंड वाटर है तो वाटर एंड ग्लास है तो वाटर का लेवल बढ़ता है क्योंकि वो एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट बनाता है। तो हमने h का फॉर्मूला क्या लाया था, टूटी फ्रूटी cos थीटा अपॉन r रो g। ये व्हाट इज स्मॉल r? स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। व्हाट इज स्मॉल r? रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। अब इसमें ध्यान से समझो, इधर वाले डायग्राम में मैं चाहे तो थोड़ा फोकस बढ़ा दूं, या दिख रहा है आपको? फोकस बढ़ा देता हूं। सी इन दिस डायग्राम, यहां पर लेट अस सपोज दिस इज अ वेटिंग लिक्विड, मे बी मान लो ये पानी है या केरोसिन है, जो भी होगा। लेट अस सपोज वाटर मान लेते हैं। एक्चुअली अगर हम वाटर मानेंगे तो ये हेमिस्फीरिकल दिखना चाहिए क्योंकि ग्लास कैपिलरी ट्यूब, अगर ग्लास कैपिलरी ट्यूब और वाटर है तो आपको मालूम है, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि ये सरफेस हेमिस्फेरिकल होता है। मान लो अब जाने तो हेमिस्फेरिकल है या नहीं है, लेकिन ये कॉनकेव अपवर्ड तो दिख ही रहा है। तो वाटर इन अ ग्लास कैपिलरी ट्यूब है, उसमें वाटर का लेवल बढ़ रहा है। अब हमारी टेक्स्ट बुक में क्या पूछा है कि इसको हम ले जाते हैं स्पेस में, आर्टिफिशियल सैटेलाइट पे। ठीक है, ये जो कैपिलरी, ये जो ट्रे है, ये जो टब है ना, दिस इज कंटेनर। ये कंटेनर को हम ले जाते हैं स्पेस में और इसके अंदर वाटर भी भरा है और कैपिलरी ट्यूब भी भरा है। अब जब हम स्पेस में जाएंगे तो व्हाट विल हैपन जी। पहले उससे पहले एक थोड़ा सा छोटा सा डेरिवेशन कर लेते हैं। ध्यान दो कि इट कैन बी प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री से हम प्रूव कर सकते हैं कि ये एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा है। एंगल ऑफ कांटेक्ट आपको समझता है क्या होता है? एंगल ऑफ कांटेक्ट इज द एंगल बिटवीन सॉलिड सरफेस एंड द टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री लिक्विड सरफेस। ये लिक्विड सरफेस है, उसमें हमने यहाँ टेंजेंट ड्रॉ की, तो ये हो गया एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, एंगल बिटवीन solid surface and the tangent drawn to the free surface of a liquid measured from the side of the liquid. तो this is angle of contact. अब ये एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा है तो ज्योमेट्री से हम ये प्रूव कर सकते हैं, जैसे हमने एंगल ऑफ बैंकिंग चैप्टर नंबर 1 में एंगल ऑफ बैंकिंग में प्रूव किया था। सेम मेथड यूज करके हम ये प्रूव कर सकते हैं कि अगर ये एंगल थीटा है तो दिस एंगल आल्सो विल बी थीटा। अब मैं यहाँ प्रूव करके नहीं दिखाऊंगा, चैप्टर नंबर 1 में एंगल ऑफ बैंकिंग में हमने प्रूव कर लिया है, तो वो प्रूफ देख लेना, सेम मेथड यहाँ अप्लाई होगी। तो दिस इज थीटा तो ये भी थीटा होगा। अब इसमें देखो कैपिटल आर क्या है? कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द, यहाँ देखो कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ दिस मेनिस्कस। ये जो मेनिस्कस बनी है इसको अगर हम कंप्लीट सर्कल बनाते हैं तो उसकी रेडियस कितनी है? कैपिटल आर। एंड व्हाट इज स्मॉल आर? स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। इसमें अगर हम cos थीटा लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? If we apply cos theta here, तो cos theta will be adjacent side, तो adjacent ये 90 डिग्री, adjacent side यानी क्या है? r अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा? कैपिटल R। तो हम क्या लिख सकते हैं? स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R इंटू cos थीटा। स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R इंटू cos थीटा। ये प्रूफ समझिए, ये कि एक छोटा सा बस एक ही स्टेप का है। अब डेरिवेशन में हम इसको पुट कर देंगे। ठीक है, ओके, आपको दिख तो रहा है। सी इस फॉर्मूला में, ये वाले फॉर्मूला में अब हम क्या कर देंगे? ये स्मॉल r की वैल्यू पुट कर देंगे। स्मॉल r क्या है? रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। यहां लिख देता हूं मैं कहीं जगह देखिए। स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब एंड r इज द रेडियस ऑफ मेनिस्कस।
अगर मेनिस्कस को कंप्लीट सर्कल बना दिया जाए तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा, कैपिटल आर। अब यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू पुट करो, h इज इक्वल टू टूटी फ्रूटी कॉस थीटा अपॉन आर रो जी है, तो आर की जगह क्या लिखेंगे हम, कैपिटल आर कॉस थीटा इंटू डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कॉस थीटा गेट कैंसल्ड, तो h इज इक्वल टू क्या बचा फिर, 2t अपॉन आर रो जी। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अब इसको कहां लिखूं मैं, नीचे दिखेगा क्या, let us change the focus. Now see h is equal to क्या हो गया, 2t अपॉन आर रो जी। नेक्स्ट स्टेप मैं क्या लिख सकता हूं, h इंटू आर इज इक्वल टू 2t अपॉन रो जी। व्हाट इज रो, रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, व्हाट इज g, स्मॉल g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, व्हाट इज t, सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। अब अगर आपने एक लिक्विड ले लिया, ठीक है, देखो T क्या है, कांस्टेंट है, तो सरफेस टेंशन फॉर अ गिवन सॉल्यूशन रिमेन्स कांस्टेंट। आपने सोप सॉल्यूशन ले लिया या आपने ओनली वाटर लिया, जैसे कि हमने यहाँ ओनली वाटर लिया, प्योर वाटर, ठीक है, दिस इज प्योर वाटर है समझो, तो हमने वाटर ले लिया और तो उसका सरफेस टेंशन विल रिमेन कांस्टेंट, डेंसिटी ऑफ वाटर विल रिमेन कांस्टेंट 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ पर्टिकुलर प्लेस विल रिमेन कांस्टेंट। तो अब यहां क्या हो जाएगा, h इंटू आर, या मान लो इन स्पेस इफ वी गो इन या ड्यू टू वेटलेसनेस इन सैटेलाइट, ऐसा लगता है कि g जीरो हो गया, अपेरेंटली सच में g जीरो नहीं होता, ऐसा लगता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। सो ड्यू टू वेटलेसनेस इन अ सैटेलाइट, हम स्पेस में चले गए ऊपर, ठीक है, वेटलेसनेस इन अ सैटेलाइट इन स्पेस, ये सैटेलाइट जमीन पे नहीं रखा हुआ है, स्पेस में चला गया, तो स्पेस में वहां चले गए, g कितना हो जा रहा, जीरो हो जा रहा, तो g जीरो हो जा रहा, तो h कितना हो जाना चाहिए, तो h हो जाना चाहिए इनफाइनाइट, h क्या हो जाना चाहिए, इनफाइनाइट। अभी एक काम ये समझ लो, इसमें पहले एक स्टेप और कर देता हूं मैं, h इक्वल एट अ पर्टिकुलर प्लेस सरफेस टेंशन रिमेन्स कांस्टेंट, एट अ डेंसिटी ऑफ द लिक्विड रिमेन्स कांस्टेंट, अगर उसको एक जगह से दूसरी जगह भी ले जा रहे, और g एट अ पर्टिकुलर प्लेस रिमेन्स कांस्टेंट, तो ये सब क्या हो गया, h इंटू आर इज इक्वल टू टोटल कांस्टेंट हो गया। अब h और r कांस्टेंट हो गया, व्हाट इज h, h इज द राइज ऑफ लिक्विड, हाइट ऑफ लिक्विड राइज इन द कैपिलरी ट्यूब, कितने हाइट तक लिक्विड कैपिलरी ट्यूब में ऊपर जाता है, दैट इज h। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन h एंड r, so we can say h is inversely proportional to r, what is r, radius of the meniscus, capital R यानी क्या, radius of the meniscus, h is inversely proportional to r। अब ध्यान से समझो, हम स्पेस में जा रहे हैं, स्पेस में g कांस्टेंट है, स्पेस में g कांस्टेंट है, कितना है, जीरो है, स्पेस में g कांस्टेंट है, कितना है, जीरो है, जब g जीरो है तो h कितना रहेगा, फिर h कितना रहेगा, बहुत ज्यादा इनफाइनाइट रहेगा, तो हाइट इनफाइनाइट रहेगी, तो ये लिक्विड कहां तक चढ़ना चाहेगा, इनफाइनाइट हाइट तक, लेकिन ऐसा नहीं होता, हाइट जब ये ट्यूब खत्म हो गया, कैपिलरी ट्यूब की लेंथ इनसफिशिएंट हो गई, कैपिलरी ट्यूब की लेंथ कम पड़ गई और लिक्विड उससे ज्यादा ऊपर उछलना चाहता है, तो लिक्विड इससे ज्यादा नहीं उछलेगा। अब ध्यान से समझो, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको कि वेटलेसनेस फील हो रहा है सैटेलाइट में, g जीरो फील हो रहा है, हमको g जीरो फील हो रहा है, जीरो इज कांस्टेंट, स्पेस में चले गए तो स्पेस में g की वैल्यू कांस्टेंट है, और ये h इंटू आर इज इक्वल टू कांस्टेंट है। अब स्पेस में g जीरो हो गया तो दूसरी बात क्या हो रही है, g जीरो फील हो रहा है तो h इनफाइनाइट हो जाना चाहिए। अब h इनफाइनाइट हो जाना चाहिए लेकिन नहीं होता, स्पेस में जाने पर ये लिक्विड इनफाइनाइट हाइट तक चढ़ जाना चाहिए, ऊपर तक इसका
कैपिलरी ट्यूब में से फाउंटेन निकलना चाहिए, फव्वारा, और वो ऊपर तक इनफाइनाइट हाइट तक चढ़ जाना चाहिए। लेकिन रियल लाइफ में अगर प्रैक्टिकल किया जाए तो क्या होता है, कैपिलरी ट्यूब ये जो जितनी हाइट उसकी आ गई है मैक्सिमम, कैपिलरी ट्यूब की जितनी लेंथ है उसमें जो लिक्विड है, इससे ऊपर लिक्विड जाता ही नहीं, लिक्विड इससे ऊपर जाता ही नहीं। कैपिलरी ट्यूब के साइड में से भी नहीं आता लिक्विड, ना ही उसमें से फाउंटेन उड़ता है। यानी कैपिलरी ट्यूब के टिप तक, ऊपर टॉप तक लिक्विड चढ़ जाता है, लेकिन उसके ऊपर लिक्विड नहीं जाता। अब देखो, अगर H नहीं बढ़ रहा, लिक्विड की हाइट नहीं बढ़ रही, लिक्विड का लेवल कैपिलरी ट्यूब में H हाइट तक बढ़ गया, यहां तक देखो H हाइट तक बढ़ गया, अब लिक्विड इससे ऊपर नहीं जा रहा, H नहीं बढ़ रहा, तो लेकिन ऊपर 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 जा रहे, तो G की वैल्यू तो कम कम होती जा रही है। अब G की वैल्यू कम कम होती जा रही है, तो H की वैल्यू बढ़ते जाना चाहिए, लेकिन H की वैल्यू नहीं बढ़ पा रही, तो किसकी वैल्यू को बढ़ना पड़ेगा फिर, तो R की वैल्यू को बढ़ना पड़ेगा। ध्यान से समझो, कंफ्यूज नहीं होना। अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो हमको जो फील हो रहा है G को कम होता जा रहा है, G कम हो रहा है तो H कैसा होता जाना चाहिए, बढ़ता जाना चाहिए। स्पेस में G 0 हो गया तो H इनफाइनाइट हो जाना चाहिए, H इनफाइनाइट हो जाना चाहिए, लेकिन H इनफाइनाइट होता है क्या, नहीं। कैपिलरी ट्यूब के बाहर लिक्विड गिरता है क्या, नहीं। तो H इनफाइनाइट नहीं होता तो R इनफाइनाइट हो जाता है, R इनफाइनाइट हो जाता है। और R इनफाइनाइट होने का मतलब क्या है, यहाँ ये जो रेडियस है, ये रेडियस बढ़ेगी, कैसे बढ़ेंगी, तो ये सर्कल की रेडियस बढ़ेंगी, ये ऐसी होंगी, तो उससे क्या हो गया, ये R बढ़ गया, लेकिन ये जो कॉन्केव था इसकी कॉन्केविटी कम हो गई, फिर ये और बड़ा हो जाएगा, तो और बड़ा हो जाने से क्या हो गया, ये R फिर से और बहुत बड़ा हो गया R, ये देखो R बढ़ गया, तो ये जो मेनिस्कस है ये कैसी होगी, पहले बहुत डाउन थी, ये खोल थी, कटोरी ऐसी थी, है ना, ऐसी थी, फिर थोड़ी ऐसी होगी, शैलो होगी, शैलो यानी डेप्थ कम होगी उसकी, पहले ऐसी ज्यादा डेप्थ थी, फिर डेप्थ कम होगी, फिर ऐसी होगी, फिर इससे भी बड़ा सर्कल बनेगा, एक समय ऐसा आएगा कि ये ऐसी हो जाएंगी, हॉरिजॉन्टल हो जाएंगी, यानी एक इतना बड़ा सर्कल बन जाएगा, कि ये कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो लिक्विड रखा हुआ है, उसका लेवल ऐसा हो जाएगा, यानी वो कॉन्केव नहीं रहेगा, फिर वो स्ट्रेट हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा वो। यानी बात समझ रहे हो, ड्यू टू वेटलेसनेस इन अ सैटेलाइट इन स्पेस, ड्यू टू वेटलेसनेस, और वेटलेसनेस के लिए मैं अपेरेंट लिख दूं क्या, ड्यू टू वेटलेसनेस इन अ सैटेलाइट इन स्पेस G is equal to 0, apparently H should become infinite। अगर G 0 हो जा रहा है स्पेस में, फील हो रहा है जैसे, तो G 0 होने से H क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट, बट H does not increase if the liquid rise is already up to the tip of capillary tube. Now H cannot increase further, so H now H should become infinite. But it does not become so in reality, because instead of H R becomes infinite. And water does not overflow, and liquid does not overflow from capillary tube,
एंड लिक्विड डज नॉट ओवरफ्लो फ्रॉम कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, मीनिंग समझ रहे हो? देखो फिर से H इंटू आर 2t रो स्पेस में गए तो g कितना मान 0 हो जाएगा अपेरेंट g। ठीक है, तो H इंटू आर इज इक्वल टू 2t रो g कांस्टेंट हो गए, H इंटू आर कांस्टेंट हो गए, H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। अब स्पेस में गए तो g 0 हो गए तो H कितना हो जाना चाहिए? इनफाइनाइट हो जाना चाहिए। लेकिन लोगों ने प्रैक्टिकल करके देखा, फिजिसिस्ट ने प्रैक्टिकल करके देखे कि H इनफाइनाइट होता है या नहीं है, तो रियल में पता चला कि स्पेस में अगर कैपिलरी ट्यूब ले जा रहे हैं तो कैपिलरी ट्यूब के यहाँ तक लिक्विड चढ़ चुका है ऑलरेडी, तो अब इसके ऊपर लिक्विड जाता नहीं। H इनफाइनाइट नहीं होता। इनफाइनाइट क्या होता? 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर भी ज्यादा नहीं हो रहा अगर ट्यूब के लेंथ के ब्रिम तक आ गया हो। अगर ट्यूब के ऊपर टॉप तक आ गया तो अब कैपिलरी राइज नहीं होता। H इनफाइनाइट हो जाना चाहिए था, तो H इनफाइनाइट नहीं होता, हाइट नहीं बढ़ती। अगर कैपिलरी ट्यूब के ऑलरेडी टिप तक लिक्विड पहुंच चुका है तो इसके ऊपर H और बढ़कर इनफाइनाइट नहीं होता बल्कि R इनफाइनाइट हो जाती है। और R इनफाइनाइट होने का मतलब क्या है? पहले ये रेडियस कम थी, तो ये डेप्थ ज्यादा थी, कैपिलरी का मेनिस्कस ज्यादा कॉन्केव था। फिर R बढ़ गया तो इसकी कॉन्केविटी कम हो गई, फिर R और ज्यादा हो गया तो कॉन्केविटी और बढ़ गई, और R अगर इनफाइनाइट हो गया तो इसकी कॉन्केविटी गायब हो गई और ये प्लेन सरफेस दिखने लगा। तो ये जो लिक्विड है जो थोड़ा सा कॉन्केव दिख रहा है अभी, थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा? ये फ्लैट हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा। और उसके बाद और भी कितना भी 0 हो जाए तो लिक्विड नीचे गिरेगा, R इनफाइनाइट हो जाएगा, ये फ्लैट सरफेस होगा, और फ्लैट होने के बाद इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। इसका इनडायरेक्ट कहने का कंक्लूजन ये है कि अगर कैपिलरी ट्यूब को हमने स्पेस में लेकर चले गए ऊपर में, वेटलेसनेस वाली कंडीशन जहां फील होती है, अपेरेंट वेटलेसनेस, तो वहां पर लिक्विड ओवरफ्लो नहीं होगा। सेकेंड थिंग, अगर अर्थ पर भी अगर आप अर्थ पर हो और अर्थ पे आपने क्या किए? कैपिलरी ट्यूब पानी में डुबा दिए और उसको और डुबा रहे कैपिलरी ट्यूब को, तो आप उसको डुबा रहे हो तो H क्या हो रहा? लिक्विड का हाइट पहले यहां तक चढ़ा था, लिक्विड मान लो पहले ये यहां तक चढ़ा था, फिर आपने कैपिलरी ट्यूब को डुबा दिए तो अब कैपिलरी ट्यूब की हाइट छोटी सी बाकी रहेगी इतनी, तो लिक्विड कितनी हाइट तक चढ़ रहा? कम। तो H क्या हो जा रहा? कम हो जा रहा, लिक्विड की हाइट कम चढ़ रही है। पहले ज्यादा लिक्विड चढ़ा था, यहां तक लिक्विड चढ़ गया था, मान लो सपोज पहले लिक्विड यहां तक चढ़ गया था ऊपर तक, ठीक है, हाइट ज्यादा थी लिक्विड की। अब आपने कैपिलरी ट्यूब को लिक्विड में डुबा दिए तो क्या हो गया? लिक्विड की हाइट यहां तक चढ़ी थी तो अभी लिक्विड तो यहां तक होना चाहिए, लेकिन कैपिलरी ट्यूब तो छोटा पड़ गया उसके सामने। तो जब कैपिलरी ट्यूब छोटा पड़ गया तो H छोटा पड़ गया तो R बड़ा पड़ जाता है, रेडियस इंक्रीज हो जाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी अगर पहले लिक्विड की हाइट यहां तक थी कैपिलरी ट्यूब में और आप कैपिलरी ट्यूब को पानी में लिक्विड में डुबाते जा रहे हो तो क्या होगा? तो लिक्विड ओवरफ्लो नहीं होगा। पहले लिक्विड यहां तक चढ़ रहा था, अब कैपिलरी ट्यूब डुबा दिया तो यहां तक नहीं चढ़ेगा, लिक्विड यहीं तक चढ़ेगा। कैपिलरी ट्यूब जहां तक है लिक्विड वहीं तक चढ़ता, कैपिलरी ट्यूब की लेंथ ऊपर खत्म हो गई तो लिक्विड उसमें ओवरफ्लो नहीं होता। कैपिलरी ट्यूब की लेंथ पहले सफिशिएंट थी तो लिक्विड यहां तक चढ़ा था, अब हमने उसको डुबा दिए तो कैपिलरी ट्यूब की लेंथ इनसफिशिएंट हो गई, लिक्विड यहां तक चढ़ना चाहता है ऊपर तक, और कैपिलरी ट्यूब तो यहीं तक है सिर्फ, तो क्या होगा? कैपिलरी ट्यूब की लेंथ इनसफिशिएंट हो गई। तो ऐसे कंडीशन में कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड ओनली टॉप तक चढ़ेगा, टिप तक चढ़ेगा, इसके ऊपर नहीं चढ़ेगा। अब ऐसा समय क्या हो जाएगा? H छोटा हो जाएगा तो R बढ़ेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मेनिस्कस विल इंक्रीज। आई होप आपको ये समझ गया होगा। अच्छा, व्हाट अबाउट मून? अगर ये एपरेटस, ये जो कंटेनर है उसमें कैपिलरी ट्यूब है, अगर ये लेकर मैं मून पर चला जाता हूं तो कैपिलरी राइज कितना होगा? तो मून पर जाएंगे तो कैपिलरी राइज बिल्कुल भी नहीं होगा। मून पर कैपिलरी राइज बिल्कुल भी नहीं होगा। पूछो क्यों? क्योंकि मून पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 है। मून पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 मतलब मून पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये लिक्विड को इधर से दबाएगा ही नहीं। जब लिक्विड इधर से दबाएगा ही तो ये ऊपर चढ़ेगा ही नहीं, खलास। बात समझ गए? सो ऑन द सरफेस ऑफ मून देयर विल बी नो कैपिलरी राइज, वहां पर कैपिलरी राइज नहीं होता। सो आई होप आपको समझ गया। वी विल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच।